बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास 9th को स्टार्ट किया हुआ था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और आज इसी सिलेबस के हम लोग लेक्चर नंबर 7 को टीच करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको 3 टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। फर्स्ट हमारा होगा थ्योरी एंड लॉ, सेकंड हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप, और तीसरी हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे एन एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर हम लोग मलेरिया को एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे और स्टडी करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ। क्लास अगर मैं अपने आज के टॉपिक की बात करूं तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बेस कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है हमारे कल वाले टॉपिक के अंदर, जहां पे हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड या आगे पास साइंटिफिक मेथड को टीच किया था। प्लस अगर मैं आगे पास इसकी थोड़ी सी बेस बना के चलूं कि अगर हमारे पास साइंटिफिक मेथड के क्या क्या स्टेप थे, तो साइंटिफिक मेथड के 6 स्टेप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन द रिजल्ट। तो इन्हीं को बेस बना के हम लोग आज के टॉपिक का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड या कोई भी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम लोग परफॉर्म करने के लिए 6 स्टेप का सहारा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रॉब्लम है क्या, यानी कि मसला क्या दरपेश आया है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, उस मसले के बारे में सोचो विचार करते हैं, मुशाहदात को परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पास आंसर्स निकाल रहे होते हैं, रिजल्ट निकाल रहे होते हैं। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आती है उसको हम लोग बयान कर रहे होते हैं, आंसर टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हम लोग इफ और देन लगा के लॉजिकल बनाते हैं हाइपोथेसिस को, व्हिच इज कॉल्ड एज द डिटेक्शन। और डिटेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये देखने के लिए आया कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो आगे पर रिजल्ट आता है उसको हम लोग अलग रिजल्ट पे शाया कर रहे होते हैं। तो ये हमारे स्टेप थे साइंटिफिक मेथड के। आए हम लोग इसी को बेस बना के आज का टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज द थ्योरी। अभी हम लोगों ने बात की है कोई भी हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम हो तो हम लोग सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। और जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम लोग ये देखने के लिए आया कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अगर तो हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट होगी तो हम लोग प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करेंगे, अगर हमारी हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। मैं आगे पास फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐसे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पे हमारी जो हाइपोथेसिस बनाई हुई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुकी है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो जैसे आगे पास एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हो जाती है कि हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसी हाइपोथेसिस को मजीद मॉडिफाई करके उससे न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको भी एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ करते हैं और देखते हैं करेक्ट है या आपके पास इनकरेक्ट है। अगर वो भी करेक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, आपके पास मजीद एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अगर उसी हाइपोथेसिस क्या हो गया, इफ हाइपोथेसिस प्रूव करेक्ट बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट देन इट बिकम्स अ थ्योरी। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट, तो हम मजीद एक्सपेरिमेंट करें, मजीद एक्सपेरिमेंट करें एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करें, और एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होती है, वो आपके पास हाइपोथेसिस क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। एग्जांपल के तौर पे प्रेशर फ्लो थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। तो व्हाट इज द थ्योरी, वो हाइपोथेसिस जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी, यानी कि उसको परफॉर्म करने के बावजूद भी करेक्ट प्रूव होती है, आगे पास सही साबित होती है, उसी हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, थ्योरी कह रहे होते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, प्रेशर फ्लो थ्योरी है एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बता रही होती है कि कैसे एक स्पीशीज के अंदर चेंजिंग आके वो किसी और स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो डार्विन के आगे पास सारी बातें पढ़ेंगे जो उसने एवोल्यूशन के अंदर बयान की हुई है। तो अगला हमारा सब टॉपिक है विच इज द लॉ और प्रिंसिपल। तो क्या होता है लॉ, अभी हम लोगों ने बात की है हाइपोथेसिस की, अगर मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करूं वो सही साबित हो तो वो क्या होती है, आगे पास थ्योरी बन जाती है। और अगर मैं इफ अ थ्योरी प्रूव करेक्ट अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, जो होता क्या है, जब कोई भी साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है तो बाकी जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो आगे पास उसके ऊपर रिसर्च कार्य होते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आया देखने के लिए कि उस साइंटिस्ट ने सही रिसर्च की है आगे पास या गलत रिसर्च की है। अगर वो सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर देते हैं कि जो आगे पास बनाई गई थ्योरी क्या होती है, बहुत ज्यादा करेक्ट साबित हो रही है, प्रूव कर रहे होते हैं कि आगे पास क्या है, करेक्ट है, तो वही थ्योरी क्या कहलाती है, आगे पास लॉ कहला रही होती है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द
प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पे हार्डी विनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस। अगर हम लोग लॉ के बारे में बात करें तो लॉ के बारे में कहा जाता है इट इज द यूनिवर्सल फैक्ट। ये क्या होता है, आपके पास एक आलमी हकीकत होती है जो कि चेंज कभी भी नहीं हो सकती। तो लॉ कभी भी आपके पास गलत साबित नहीं हो सकता, कभी आपके पास इसके अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती होती। तो अगर वही थ्योरी जिसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद बार एक्सपेरिमेंट करने करके हम लोग अगर सही साबित कर देते हैं, इट बिकम्स द लॉ व्हिच इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल। एग्जांपल आपके सामने हार्डी विनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो सर क्या होता है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और हमें कहां पर जरूरत पड़ती है कंट्रोल ग्रुप की और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की? तो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में। यानी कि जब हम लोग किसी भी प्रोसेस को चेक करने के लिए आया कि सही है आगे पास नहीं है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो वहां पे हमें दो तरह के ग्रुप्स बनाने की जरूरत पड़ती है, व्हिच इज कॉल्ड एज द कंट्रोल ग्रुप एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द experimental group. Sir, what is the control group? The group of the living organism which do not receive experimental treatment. ऐसा ग्रुप जानदारों का जिसको हम लोग नॉर्मल कंडीशंस पे प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट आगे पास किसी किस्म की कोई भी हम लोग रिसर्चेस वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ग्रो कर रहा होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द कंट्रोल ग्रुप। और जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर किसी भी आगे पास चीज का इफेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसको समझते हैं कि एग्जांपल के जरिए जो कि हमारे पास दी गई आपकी बुक में, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो आगे पास लाइट के इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिला के ग्लूकोज के अंदर यानी कि फूड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक जिसमें प्लांट अपनी ही खुराक तैयार कर रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय रिएक्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आइए पढ़ते हैं हम लोग इसी का आगे पास एग्जांपल लेके इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल थी हमारे पास फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने आगे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं क्या फोटोसिंथेसिस जब हो रही है उसको प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी भी है या नहीं है। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग देखना चाहते हैं नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम देखना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी भी है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, दो तरह के प्लांट्स को ग्रुप बनाता हूं, दो तरह के प्लांट्स को आगे पास ग्रो करवाता हूं। एक ऐसा प्लांट है जिसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोवाइड करता हूं, और एक ऐसा प्लांट है जिसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करता। तो वो जो नॉर्मल कंडीशन के साथ है जिसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट हम लोग उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कराते, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द कंट्रोल ग्रुप। और वो वाला ग्रुप जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे होते हैं, इफेक्ट देखना चाह रहे होते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो सर हुआ क्या, हम लोगों ने दो तरह के ग्रुप बनाए प्लांट्स के, एक को कंट्रोल ग्रुप कहा गया, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया। कंट्रोल ग्रुप को हम लोगों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। और हम लोग जैसे ही देखते हैं कि वो वाले प्लांट्स या वो वाला ग्रुप जिसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी, उनके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस अकर होती है। और जिनके अंदर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की थी, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। तो यहां से साबित होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए आया कि वो सही है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके दो तरह के ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक आगे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फॉर एग्जांपल के जरिए आप लोग समझ भी चुके होंगे, उम्मीद है इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा टॉपिक, विच इज द एन एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे किसको, मलेरिया के एग्जांपल को। तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड की बात करें, किसी भी साइंटिफिक मेथड की बात करें, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अदर वन इज द ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज द हाइपोथेसिस, फोर्थ वन इज द डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन लास्ट वन इज द रिजल्ट। तो आइए हम लोग एग्जांपल के जरिए एक एक करके इनको आगे पास समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल
प्रॉब्लम। हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो मसला क्या है, जिसके बारे में हम लोग वर्क के आगे पर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने पुराने वक्तों के अंदर यानी कि कदीम वक्तों के अंदर तकरीबन 17 सेंचुरी से लेके 20 सेंचुरी तक बहुत सारे जानदारों को किल किया था। तो आपके पास सबसे ज्यादा किल करने वाली जो बीमारी थी इंसानों के अंदर वो क्या थी, आगे पास मलेरिया थी। तो मसला क्या है, मलेरिया जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हम लोग इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, कैसे फैलती है, कैसे होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आपके पास कैसे प्रिवेंशन हो रही है। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की जाने जाते हैं, विच इज द ऑब्जर्वेशन। तो रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है कौन सा, ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसके बारे में सोचो विचार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहदा करते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर इसमें आगे पास प्रॉब्लम है क्या। तो ऑब्जर्वेशन के बाद मलेरिया की जब ऑब्जर्वेशन की गई तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को बनाया गया, लेकिन हमारी बुक इसमें 4 मेजर ऑब्जर्वेशन को लिख रही है। हम लोग बारी बारी उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिख रही है, मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैज सम रिलेशन। वो कहते हैं मलेरिया और मार्शी एरिया का आपके पास थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ताल्लुक होता है। मार्शी एरिया हम लोग कह रहे होते हैं ऐसे एरियाज को जो दलदली इलाके होते हैं, जहां पे दलदली आगे पास इलाके जो होते हैं उसे हम लोग मार्शी एरिया कह रहे होते हैं। तो ऑब्जर्व किया गया मलेरिया के बारे में, उन्होंने देखा कि ऐसे सारे के सारे लोग जो कि मार्शी एरिया में रहते हैं यानी कि दलदली इलाकों के अंदर रहते हैं, उनके अंदर ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू उन लोगों में जो कि आगे पास मार्शी एरिया में नहीं रहती। तो इसका मतलब है मार्शी एरिया और मलेरिया का कोई ना कोई क्या है, ताल्लुक मौजूद है, कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन बनाएगी, क्यूनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग। क्यूनीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट से लिया जाता है और जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ मेडिसिनल ड्रग टू ट्रीट द मलेरिया। तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम लोग क्यूनीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें पता चला आगे पास क्यूनीन की मदद से हम लोग मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं। और तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शी एरिया नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि वो लोग जो मार्शी एरिया के अंदर मौजूद, जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, अगर वो लोग वहां का पानी पीते हैं मार्शी एरिया का, तो उनको आगे पास मलेरिया नहीं होगा। यानी कि ड्रिंकिंग वाटर आगे पास ये कोज मलेरिया का नहीं हो सकता, कोई और कोज होगा। और बाद में तकरीबन जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, इसकी हिस्ट्री आगे पास 1878 के अंदर एक फिजिशियन था फ्रेंच आर्मी का, उसने आगे पास बताया था कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। हुआ कुछ यूं था कि आगे पास इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे पेशेंट को, जो कि जिनको मलेरिया होता है यानी कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड ग्रुप को आगे पास सैंपल लिया और उसके सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना स्टार्ट किया। और वो जैसे ही ब्लड ग्रुप को स्टडी कर रहा होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो देखता है कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स के साथ साथ कोई और भी एक छोटी सी चीज नजर आ रही होती है, विच इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम। तो उसने वहां से आइडेंटिफाई किया था कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थी जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है कि मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैज सम रिलेशन। क्यूनीन इज अ इफेक्टिव ड्रग, क्यूनीन बहुत आगे पास असरअंदाज रखने वाली ड्रग है, किसके लिए, क्योर द मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शी एरिया नॉट कॉज मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इन सारी ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, इनकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि इनके आंसर को हम लोग रिटन फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन को लिख रहे होते हैं। आपकी बुक इस वाली ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस बना रही है, क्या प्लाज्मोडियम क्या इट इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। और जैसे ही हाइपोथेसिस बन जाती है, हम लोग क्या करते हैं, आगे पास डिडक्शन बनाते हैं। और डिडक्शन के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डिडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ और देन का इस्तेमाल करके इस हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा लॉजिकल बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया की डिजीज होने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसका मतलब ये होगा कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर वाकई ही ऐसा है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, मलेरिया का कॉज है, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उन सब के ब्लड के अंदर क्या हमें मिलेगा, प्लाज्मोडियम लाजमी तौर पर मिलेगा। अब इसको देखने के लिए आया कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस को सही भी बनाया या आगे पास नहीं बनाया, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने फिर 2 ग्रुप बनाए, जैसे एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनता है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप जिसके अंदर नॉर्मल कंडीशन होती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो आपके पास जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल
ट्रीटमेंट रख रहे होते हैं, और आगे पास हेल्दी पर्सन यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आगे पास ग्रो कर रहे होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कह रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ब्लड सैंपल लिए गए किसके, 100 हेल्दी पर्सन एंड 100 मलेरियल पेशेंट, यानी कि 100 ऐसे पर्सन के आगे पास ब्लड सैंपल लिया गया जिनको मलेरिया नहीं था, और 100 ऐसे पेशेंट का आगे पास लिया गया जिनको आगे पास मलेरिया कॉज हो चुका था। अब जैसे आगे पास उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, इन सबके ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के अंदर वो लिख रहा होता है कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इससे साबित हुआ कि आगे पास ज्यादातर जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर हमें क्या देखने को मिला, प्लाज्मोडियम। तो इसका मतलब है हमारी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक थी कि प्लाज्मोडियम क्या इज द कॉज ऑफ द मलेरिया। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला ना होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।